हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 8 अक्टूबर है और आज के दिन की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि आरओ के लिए आयोग द्वारा अखबार में एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 411 पदों के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। और साथ ही ब्रैकेट में उन्होंने ये भी लिखा कि सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है तो घट भी सकती है। तो अब आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कि आप लगभग मान के चलिए कि 500 के आसपास जो है सीटें होने वाली हैं। तो इसलिए तैयारी अपनी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। तो 8 अक्टूबर के दिन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। व्यक्ति विशेष में हम सीएस लक्ष्मी जी के बारे में जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों चल रही थी। उसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट टेक 2023, ये क्या है, इसका आयोजन कहां पे किया गया और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023, इसका आयोजन कहां पे किया गया और इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और बात करेंगे एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एआईबीडी कहते हैं, इसकी अध्यक्षता भारत को पुनः प्राप्त हुई है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रिटी, ये न्यूज में चल रहा था, ये एक संधि है सीटीबीटी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और फिर धन विधेयक से संबंधित कौन सी न्यूज है, और देखिए धन विधेयक जो है ये एग्जाम में आपका पॉलिटी का सेक्शन कवर करेगा। तो अगर इस बार के एग्जाम में धन विधेयक से संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसको करंट अफेयर से जरूर रिलेट कर लीजिएगा कि ये करंट अफेयर में न्यूज में चल रहा था, इसीलिए इस पे प्रश्न बनाया होगा। और वास्तव में मतलब कि एक्चुअल में जो करंट अफेयर पढ़ने की जो एक मतलब टेक्नोलॉजी होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रौद्योगिकी होती है, कि आप कम समय में कैसे ज्यादा चीजें ग्रैब करें, तो वो यही होता है कि आप जब भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप एक बार विचार करें कि इससे हम क्या हिस्ट्री के प्रश्न देख सकते हैं, क्या पॉलिटी के बना सकते हैं, क्या ज्योग्राफी के बना सकते हैं, तो उसका आंसर स्वयं ही आपके पास मिल जाएगा। और अंत में हम बात करेंगे खेल समसामयिकी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 110 सेक्शन 1, आर्टिकल 110 सेक्शन 2, आर्टिकल 110 सेक्शन 3 या फिर आर्टिकल 110 सेक्शन 4। यह प्रश्न पहले भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है और अगर इसको आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नहीं भी पता है तब भी ट्राई करें, आप चेक करिए अपने आप को कि क्या आपको पता है कि यह वाला स्टेटमेंट किस आर्टिकल में दिया गया है। अब देखिए, अब ये जब धन विधेयक जो है न्यूज में चल रहा है तो आपको करना क्या चाहिए कि आज ही के दिन जो है धन विधेयक से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो आप पढ़ डालिए। इसी को हम रिवीजन कहते हैं कि जो भी चीज न्यूज में चल रही है तो उससे हम स्टैटिकल पोर्शन का चीजों को कैसे कवर करें और उसका हम रिवीजन क्यों करें। तो जब आप ऐसे करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक तो आपका करंट अफेयर तो तैयार होगा ही होगा, साथ ही स्टैटिकल पोर्शन के बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बाद में रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं करंट अफेयर में यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय परिवहन की बसों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड 1 यूपी 1 कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बीएचयू और आईआईटी मद्रास के मध्य 6 महीने तक शोध से संबंधित गतिविधियों के आदान प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में 2 हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जाएगी। देखिए, एग्रीकल्चर से भी आरओ में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके पाठ्यक्रम में है। अब यहां पे नर्सरी की बात की गई है, तो कितनी नर्सरी सभी जिलों में हाईटेक होंगी? 2 होंगी। साथ ही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इस लाइन में वो ये है कि प्रदेश में नवाचार को प्रोत्साहित करने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए बुंदेलखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर और मिर्जापुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रैगन फ्रूट्स की स्थापना की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अपने नोट पॉइंट पे जरूर मेंशन करें। अब आगे बात करते हैं भारतीय वायुसेना दिवस, जो कि आज के दिन है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस बार 51वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना प्रयागराज में अपने नए ध्वज का अनावरण करेगी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल
वी.आर. चौधरी उत्तर प्रदेश के बमरौली में वायुसेना दिवस परेड में नए ध्वज का अनावरण करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ध्वज के बारे में। ये तो भारतीय वायुसेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए एक नया LAF ध्वज बनाया गया है। इस ध्वज के शीर्ष पर अशोक सिंह, आप ये देख रहे हैं, ये अशोक का सिंबल है, ये स्थापित किया गया है और इसके नीचे सत्यमेव जयते। अच्छा, जब सत्यमेव जयते जब इसके नीचे लिखा गया है तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि सत्यमेव जयते हमारे किस उपनिषद से लिया गया है। अगर आपको याद है तो आप अपने माइंड को तुरंत चेक करें कि वो आपको उस सेक्शन में पहुंचा रहा है कि नहीं। करंट अफेयर के साथ साथ हिस्ट्री के पोर्शन में आपका दिमाग तुरंत जाता है या नहीं जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो अशोक सिंह के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। साथ ही उसके नीचे एक हिमालयी ईगल जिसके पंख फैले हुए हैं, जो भारतीय वायुसेना के लड़ने के गुणों का दर्शाता है। अब आगे बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का संस्थापक एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है। आजादी के बाद 1 अप्रैल 1954 को सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का पहला प्रमुख नियुक्त किया गया था। और अगर हम भारतीय वायुसेना के मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और 91वें वायुसेना दिवस की जो थीम है वो है इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्री। और आदर्श वाक्य की हम बात करें कि आदर्श वाक्य क्या है, तो नभः स्पृशम दीप्तम, ये इसका आदर्श वाक्य है और यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर वन लाइनर समसामयिकी के बारे में। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरा समुदाय की महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा 60% सब्सिडी प्रदान की गई है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ये जो है अभी आपका वो भी चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, सागर परिक्रमा चरण, ये उसी के तहत है। तो ये जो है 60% सब्सिडी है, ये उसका पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में राज्य में धान की किस्म पूसा 44 की खेती पर अगले वर्ष 2024 में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो पूसा 44 का संबंध किससे है? धान से है, इसको आप ध्यान रखिए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के याक एक जानवर होता है, उसके दूध से बनने वाली पनीर चुरपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 300 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों की ओर से गाजा पट्टी पर रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल ने युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा की है। हमास ने दक्षिणी इजराइल में हजारों रॉकेट दागे हैं और यह इजराइल पर हमास की ओर से पिछले कई वर्षों में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और इसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स की घोषणा की है। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किससे संबंधित है? इजराइल से होगा, तो इसको आप ध्यान रखे रहिए। आगे बात करते हैं, भारत एलएसी के साथ 1500 किलोमीटर के लंबे फ्रंटियर हाईवे और राज्य के कुछ हिस्सों को जोड़ने के लिए 1000 किलोमीटर की अतिरिक्त सड़क बनाने की योजना बना रहा है। तो ये जो फ्रंटियर हाईवे का निर्माण किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, वो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, इसको आप ध्यान रखिए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम खाडू का कहना है कि इस परियोजना की लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए आएगी। अब बात करते हैं व्यक्ति विशेष में सीएस लक्ष्मी जी के बारे में। तो न्यूज यह है कि भारत में लेखन और साहित्य में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान के लिए तमिल लेखिका सीएस लक्ष्मी, जिन्हें हम अंबाई के नाम से भी जानते हैं, को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका जन्म कोयम्बटूर में हुआ था और वर्ष 2021 की बात करें तो वर्ष 2021 में इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अब आगे बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 के बारे में कि यहां से कौन कौन से फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बता दें कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और वहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरण का वैश्विक केंद्र बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका वर्तमान बाजार का आकार जो है वो $11 बिलियन है, जिसके 2050 तक बढ़कर $50 बिलियन होने की पूरा अनुमान है। और अगले 25 सालों में भारत का यह बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 10 से 12% वैश्विक स्तर पर हो जाएगी।
राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 और चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना का उद्देश्य भारत को चिकित्सा उपकरण विनिर्माण का केंद्र बनाना है। अब आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना में सहायता प्रदान कर रही है। तो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जहां पे चिकित्सा उपकरण पार्क बनाए जा रहे हैं? पहला हो गया हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इनके नाम आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित किफायती हल्का अल्ट्रा हाईटेक अल्ट्रा फास्ट हाई फील्ड अगली पीढ़ी के मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया था। अब आगे बात करते हैं ईस्ट टेक 2023 के बारे में कि ये क्या है और ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान नवीनतम रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए 10 और 11 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण रक्षा कार्यक्रम ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कर रही है और यह असम और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपनी तरह का पहला आयोजन है, इसलिए यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट टेक किसके द्वारा किया जा रहा है? रक्षा कार्यक्रम है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा और भारतीय सेना का यह एक कार्यक्रम है। ईस्ट टेक 2023 भारतीय सेना और असम सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के स्टार्टअप और रक्षा उद्योग के खिलाड़ियों को अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिचालन चुनौतियों का सामना करने में पूर्वी कमान को सुविधा प्रदान करना है। ईस्ट टेक 2023 रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और आयात पर निर्भरता कम करने के महत्व को रेखांकित करना है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के बारे में। तो न्यूज ये है कि भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करने का एक बार पुनः मौका दिया गया। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए AIBDGC का अध्यक्ष चुना गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और इससे पहले भारत 2018-21 और 2021-23 मतलब कि लगातार ये कर रहा है, मतलब 2018 से लेकर अब तक लगातार भारत के पास AIBD की अध्यक्षता है। AIBD के 21वें सम्मेलन की अध्यक्षता AIBD के अध्यक्ष व प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने की थी और इसका समापन 2 से 4 अक्टूबर 2023 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ था। अब देखिए AIBD करंट के न्यूज में चल रहा है, तो प्रश्न ये बन सकता है कि AIBD का सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो मॉरिशस में हुआ था, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं। AIBD यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य संगठन हैं, जिनमें 26 सरकारी सदस्य देश शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक व 44 सहयोगी संगठन करते हैं। इनमें एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका और अरब राज्यों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जुड़ा हुआ है। भारत AIBD के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती AIBD में भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि निकाय है। अब आगे बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में कि इससे रिलेटेड कौन सी न्यूज चल रही थी जिसके लिए हमको इसके बारे में रिवीजन करना पड़ा। तो न्यूज ये है कि रूस व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अपने अनुसमर्थन को रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि देश संयुक्त राज्य अमेरिका के समान शर्तों पर रहने के लिए ऐसा करेगा, न कि परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के लिए। मतलब कि ये जो संधि रसिया ने रद्द कर दी है, तो उसने स्पष्टीकरण दिया है कि हम दोबारा से परमाणु परीक्षण नहीं करने वाले हैं, हम अमेरिका के समान शर्तों पर रहने के लिए इस संधि को रद्द करते हैं। CTBT एक बहुपक्षीय संधि है जो सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है, चाहे सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया गया हो। इसे वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और यह अभी अनुसमर्थन के चरण में है, अर्थात 18 देशों को अभी भी अनुसमर्थन करना बाकी है। रूस ने वर्ष 2000 में समझौते की पुष्टि की थी और अमेरिका ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
अब आगे बात करते हैं कि इसके आप ये देख रहे हैं ना, भारत में जो ये है रेड कलर से भारत है और पाकिस्तान है, तो इन्होंने तो एनेक्स 2 में साइन भी नहीं किया है और साथ ही इसका जो है रेक्टिफाई भी नहीं किया है सीटीबीटी का। अब आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विशेष रूप से संधि को लागू करने के लिए इसे 44 विशिष्ट परमाणु प्रौद्योगिकी धारक देशों द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित किया जाना चाहिए, जिनमें से 8 ने अभी तक समझौते की पुष्टि नहीं की है, जो कि चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और अमेरिका है। वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इन देशों से सीटीबीटी की पुष्टि करने का आग्रह किया था। अब आगे बात करते हैं हम डिटेल में, तो डिटेल ये है सीटीबीटी का कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 1945 और 1996 के मध्य 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए। उनमें से 1032 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा और 715 सोवियत संघ द्वारा किए गए। ब्रिटेन ने 45, फ्रांस ने 210 और चीन ने 45 परीक्षण किए हैं। 1963 की समिति परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम एलटीबीटी कहते हैं, ऐसे पहले प्रयासों में एक थी। इसने वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के भीतर परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी, लेकिन भूमिगत परीक्षणों की अभी भी अनुमति जारी थी। वर्ष 1990 के आसपास शीत युद्ध समाप्त होने और सोवियत संघ से विघटन के बाद एक बड़ी सफलता मिली, और जैसे ही भू राजनीतिक तनाव कम हुआ, संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति का लाभ उठाया और सीटीबीटी को अपनाया, जिसने 10 सितंबर 1996 को परमाणु हथियारों के विस्फोटक परमाणु पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और इसे 24 सितंबर 1996 को हस्ताक्षर के लिए खोल दिया गया। सीटीबीटी के बाद से अब तक 10 परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत ने 1998 में 2 किए थे। अच्छा, भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था परमाणु परीक्षण के लिए? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। पाकिस्तान ने भी 1998 में 2 किए थे। उत्तर कोरिया ने 2006, 2009, 2013 और 2016 में 2 बार और 2017 में 1 बार परीक्षण किया है। तो ये तो रही पूरी जानकारी सीटीबीटी के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि धन विधेयक न्यूज में क्यों था। तो न्यूज यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कुछ प्रमुख कानूनों को पारित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा धन विधेयक मार्ग के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए जल्द ही 7 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाएगा। इसलिए धन विधेयक न्यूज में था और इससे अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। तो बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है और धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो लोकसभा की अध्यक्ष की राय में कराधान, टैक्सेशन या फिर सार्वजनिक निधि, पब्लिक फंड, भारत की समेकित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के विनियोग से संबंधित है। अब आगे बात करें, एक धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने का मतलब है कि इसे राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए केंद्रीय बजट एक धन विधेयक है। संविधान के अनुच्छेद 110 बताता है कि संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो या तो वह इस पर अपनी सहमति दे देता है या फिर इसे रोककर रखता है। राष्ट्रपति इसे किसी भी दशा में सदन को पुनः विचार करने के लिए नहीं भेज सकता। अब आगे बात करें, संविधान के अनुच्छेद 110 सेक्शन 3 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और यही आज का आंसर भी है। मतलब कि ऑप्शन सी जो है आपका आंसर होने वाला है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आर्टिकल 110 सेक्शन 1 के तहत एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि यह केवल अनुच्छेद 110 1A से G में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित है, जो कि कराधान, सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार की समेकित निधि और धन विधेयक व अन्य से संबंधित है। अब आगे बात करते हैं हम खेल समसामयिकी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे हांगजो एशियाई खेल से न्यूज ये है कि इसका समापन हो चुका है
और आयोजन के अंतिम दिन भारत 107 पदकों के रिकॉर्ड के साथ इसका समापन करता है। अब इस पदकों में 28 स्वर्ण हैं, 38 रजत हैं और 41 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। इससे पहले जकार्ता 2018 में एशियाई खेलों में भारत के पदकों की जो संख्या थी वो 70 थी। तो आपके एग्जाम के लिए हांगजो एशियाई खेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे कल डिटेल में एक पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्ल्ड कप क्रिकेट का भी चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के विरुद्ध विश्व कप में अब तक का सबसे बड़ा 448 का स्कोर खड़ा कर दिया था और साथ ही एडन मार्कराम ने श्रीलंका पर 102 रन की जीत में केवल 49 गेंदों मतलब कि अपना शतक जो है केवल 49 गेंदों पर उन्होंने पूरा किया, जो कि अपने आप में विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं एडन मार्कराम। तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप चैनल को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।